ये जो फुटबॉल की दुनिया में जो एक बड़ा वाक़या पेश आया है, तुर्किया में फुटबॉल मैचों पर एक मुबैना सट्टेबाज़ी की वसी पैमाने पर तहकीकात जारी हैं और इसमें ये सामने आया है कि काफ़ी बड़े पैमाने पर जो है वो तुर्किया में फ़ुटबॉल पर जुआ हो रहा था और एक बहुत बड़ा एक बेटिंग स्कैंडल है जो कि सामने आया है तुर्किया से। तो इसके बारे में बताएँ क्या तफ़सीलात हैं? देखें, फुटबॉल की जो 100 साल से ज्यादा पुरानी हिस्ट्री है, उसमें ये सबसे बड़ी तहकीकात है। यानी अगर आप जिस तरह टर्किश फुटबॉल फेडरेशन की के प्रेसिडेंट ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जो तफसील उन्होंने बताई, तो इब्राहिम के मुताबिक 1024 जो उनके फुटबॉलर हैं उनको इन तहकीकात का इन्वेस्टिगेशन का सामना है और उनको वक्ती तौर पर सस्पेंड कर दिया गया। और जो सबसे इससे भी बड़ी चीज है कि इन 1024 प्लेयर में 27 प्लेयर ऐसे शामिल हैं जो डिवीजन 1 यानी उनकी लीग लेवल के खेल रहे थे और उसके अंदर भी 5 प्लेयर ऐसे हैं जो टर्किया की कौमी फुटबॉल टीम का हिस्सा रह चुके हैं। तो इससे बड़े पैमाने पर ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है और ये कहानी जो है वो अंपायर्स और मैं माफी चाहता हूं अंपायर्स, क्योंकि क्रिकेट हमारे मुंह पर चढ़ा होता है। रेफरीज जो है, रेफरीज 571 रेफरीज हैं टोटल टर्किया फुटबॉल फेडरेशन के, जिनमें से 371 रेफरीज जो हैं वो या असिस्टेंट रेफरीज जो हैं वो इसमें मुलव्वस पाए गए। अब कहानी शुरू जो हुई है वो एक बेटिंग वेबसाइट है। बेटिंग वेबसाइट पर इन लोगों के अकाउंट्स मौजूद हैं। इन लोगों के अकाउंट्स के जरिए बहुत सारी बेट्स हुई हैं और रेफरीज के वाले से तो यहां तक पता चला है कि एक रेफरी ने पिछले 5 सालों में 18,000 से ज्यादा बार जो है वो बेट किया है और 10 रेफरीज ऐसे हैं जो 10-10 हजार से ज्यादा बार बेट कर चुके हैं। और ये एक बहुत ही बड़े पैमाने की फुटबॉल के अंदर बैटिंग की हवाले से एक स्कैंडल निकला है और इस पर सिर्फ टर्किया फुटबॉल फेडरेशन ही नहीं बल्कि टर्किया की जो अटॉर्नी जनरल है वो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और वक्ती तौर पर इतने बड़े पैमाने पर इतने प्लेयर्स को सस्पेंड करना आज तक फुटबॉल की तारीख में नहीं मिलता। अच्छा, अब इस केस में, इस स्कैंडल में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अब तक की तहकीकात में क्या पेशरफ्त सामने आई है? कौन कौन मुलव्विस पाया गया है? देखिए, इसमें जो गिरफ्तारियां हैं वो बहुत अहम है। इस गिरफ्तारी में सबसे अहम एक उनके मेजर क्लब के चेयरमैन की गिरफ्तारी है और साथ साथ एक ऐसा शख्स भी बताया जा रहा है जिसका लिंक डायरेक्टली फुटबॉल से नहीं है लेकिन वो फैसिलिटेटर था, फ्रंटमैन था, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। 5 रेफरीज की गिरफ्तारी हुई हैं और ये 7 गिरफ्तारियां आप ये जहन में रखिएगा कि किसी भी तरह के, मतलब आप इसको व्हाइट कॉलर क्राइम कहेंगे। व्हाइट कॉलर क्राइम के अंदर नॉर्मली एलिगेशन जब लगते हैं तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है और एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर आपके पास बड़े ठोस सबूत हो तब आप इनकी गिरफ्तारियां करते हैं। सो अगर इन 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया, इसका यह मतलब है कि प्रोसिक्यूशन के पास इतने कंक्रीट, इतने मजबूत, इतने सॉलिड जो प्रूफ्स मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पर इनको गिरफ्तार किया गया है। और जो कॉन्फिडेंस है टर्किश फुटबॉल फेडरेशन के सदर का, यही लगता है कि उनके पास बहुत ही ज्यादा सबूत आए। और मैं एक चीज और आपको बताऊं कि ये 2020 से 5 साल का कुछ पूरा रिकॉर्ड आया और इसमें टर्किश और जो एजेंसीज हैं उनकी तरफ उनको कई हिंट मिले थे और रिकॉर्ड मिले थे जिसमें यह पता चला था कि फुटबॉल की जो लीग्स हैं उनके मालकान हैं, रेफरीज हैं, प्लेयर्स हैं, वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली जो है वो बैटिंग कर रहे हैं, जिस पर उन्होंने एक बड़ी ही कॉन्फिडेंशियल और बड़ी हाई लेवल इंक्वायरी की थी और उसके इंक्वायरी के अंदर बहुत ज्यादा सबूत मिलने के बाद यह काम शुरू किया गया था। और ये जो तहकीकात का अमल है उसमें फुटबॉल मैचेस कितने मुतासिर हुए हैं और फौरी तौर पर हल क्या निकाला गया है? देखिए, जो फुटबॉल की जो विंटर विंडो होती है, जो टर्किया के अंदर मौजूद विंटर विंडो है, वो 5 जनवरी से लेकर 10 फरवरी 2026 तक जो है वो जानी थी। अब टर्किश फुटबॉल फेडरेशन ने फीफा को एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने 15 दिन की मोहलत चाहिए और ये कहा गया कि ये 15 दिन के लिए जो है उनका जो विंटर विंडो है इसको जो है एक्सटेंड किया जाए। अब ये भी एक बहुत मुश्किल काम है क्योंकि ये वो टाइम होता है जब पूरे यूरोप के अंदर फुटबॉल लीग्स और खास तौर पर जो यूरोपियन लीग्स हैं वो चल रही होती हैं और उनको एक पूरा बड़ा टाइट शेड्यूल कैलेंडर होता है। लेकिन क्योंकि ये मामला जो है वो आप कहें
कहें एक ऐसा मामला है जिसकी सेंसिटिविटी से फीफा भी वाकिफ है, और फीफा कोशिश करेगा कि वो इस विंडो को जो है थोड़ा सा एक्सटेंड करे, क्योंकि जिस पैमाने पर ये प्लेयर्स, मतलब अगर 1024 प्लेयर हैं तो इससे आप ये अंदाजा लगा लें कि उनके पास अब क्लब्स के पास खेलने के लिए कोई कौन मैसर होगा। सो इन 1024 प्लेयर प्लस 371 रेफरीज, उनमें से 145 के बारे में तो बहुत ज्यादा सीरियस एलिगेशन है रेफरीज के खिलाफ। सो उनको इन्वेस्टिगेट करने में भी प्रॉपर टाइम लगेगा, और ये इन्वेस्टिगेशन जो है, और जाहिर बात है ये फुटबॉल प्लेयर्स है, इनके मुस्तकबिल का सवाल है, तो ये फुटबॉल प्लेयर अपनी जो कानूनी चारा जो ये उसके लिए भी भरपूर अंदाज में आएंगे। सो उस लिटिगेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने में भी टाइम लगेगा। बहरहाल जो विंटर विंडो है टर्किश फुटबॉल की, उसको 15 दिन के लिए एक्सटेंशन मांगी है, जो नॉर्मली 5 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक जो है उसको फीफा कैलेंडर के मुताबिक अलाउ किया गया था। अच्छा जुल्करनैन, क्या माजी में भी इस तरह का कोई वाकया हुआ है? जुर्म साबित होने पर यह भी मुझे बताइएगा कि सज़ा क्या हो सकती है, और फीफा के कवानीन इस हवाले से क्या कहते हैं? इससे पहले जो अगर वाकयात हुए हैं, मतलब 2009 में जर्मनी के अंदर जो है इसी तरह फुटबॉल लीग के अंदर जो है बैटिंग के और इस तरह आप कहें जुए के या सट्टे के जो है शवाहिद मिले थे, और ये इंक्वायरी तकरीबन 200 अफराद से, जिनमें प्लेयर्स भी शामिल थे, ऑफिशियल्स भी शामिल थे और कोचेस भी शामिल थे, 9 कंट्रीज में, 9 ममालिक में की गई थी। और खास तौर पर आपको 1 साल पहले चाइनीज फुटबॉल फेडरेशन ने भी इसी तरह की तहकीकात की थी और बड़े पैमाने पर लोगों को मुलव्वस पाया था। तो 2 आर्टिकल्स हैं फीफा के, एक तो आर्टिकल 27 है जिसके तहत अगर कोई भी फुटबॉल से लिंक प्लेयर, कोच, स्टाफ, स्पोर्टिंग स्टाफ जो या भी कोई रेफरी जो है वो अगर बैटिंग में इन्वॉल्व मिलता है तो उस पर ज्यादा से ज्यादा 3 साल का बैन और तकरीबन $1,25,000 जो है वो जुर्माना हो सकता है। लेकिन ये जो टर्किश फुटबॉल फेडरेशन का मामला है, इसमें खुद रेफरेंस दिया है टर्किश फुटबॉल फेडरेशन ने आर्टिकल 57 फीफा कोड ऑफ कंडक्ट का, और इस 57 आर्टिकल के तहत किसी भी प्लेयर, कोच या रेफरी के मुलव्वस होने पर उस पर 8 महीने से लेकर 12 महीने यानी 8 माह से लेकर 1 साल की पाबंदी आयद हो सकती है। और अगर इसमें जो लोग मुलव्वस निकलते हैं तो उन पर 1 साल की मैक्सिमम पाबंदी लग सकती है। और काफी लोग हैं जो इसमें मुलव्वस होंगे, क्योंकि इस बड़े पैमाने पर जिस तरह टर्किश फुटबॉल फेडरेशन के सदर भी कह रहे हैं कि उनके पास सबूत हैं, अकाउंट्स की डिटेल्स हैं और जिस तरह की गिरफ्तारियां भी हुई हैं, सो इससे लगता है कि उनके पास सबूत काफी हैं। और अगर ये होता है तो ये एक लिहाज से तो टर्किश फुटबॉल के लिए बड़ा ही आप कहें एक ऐसा कदम होगा जिसमें उनके पास बहुत बड़ी प्लेयर्स की ढेर जो है वो पीछे चली जाएगी, लेकिन इखलाकी मोरालिटी अंदाज में उनकी बहुत बेहतरी आएगी। पहले इस्लामाबाद खुदकुश हमले के बावजूद श्रीलंका की टीम जो है उसने मैच खेल रही है। अब ट्राई नेशन सीरीज़ और पाकिस्तान श्रीलंका की जो वनडे सीरीज़ है उसका शेड्यूल थोड़ा तब्दील किया गया है। अब अगर ये ट्राई सीरीज़ नहीं होती तो पाकिस्तान को कितना नुकसान होता? अब तो हो रही है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन कितना बड़ा नुकसान था जिससे हम बचे हैं? देखें, ये जो वाकया हुआ, मतलब आप देखें जब G11 कचहरी के अंदर खुद कुछ धमाका हुआ है, उससे चंद मिनट बाद जो है श्रीलंकन टीम को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पहुंचना था पहले वनडे खेलने के लिए। और आपको भी वैस भाई पता है कि 2009 मार्च के अंदर जो पाकिस्तान लाहौर के अंदर कजाफी स्टेडियम में श्रीलंकन टीम पर लिबर्टी चौक के जब जाते हुए कजाफी स्टेडियम लिबर्टी चौक पर हमला हुआ था, वो भी श्रीलंकन टीम थी और उनके प्लेयर्स जख्मी हुए थे, टीम मेंबर। सो ये एक नेचुरली था उनकी तरफ से रिएक्शन आना। और जब पहला वनडे खत्म हुआ तो उस रात 8 प्लेयर्स ने अपने मैनेजर को अपने कंसर्न शो किए, क्योंकि उनकी फैमिलीज की कॉल आ रही थी। मैनेजर ने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से राब्ता किया, और जब ये खबर बाहर आई तो ये एक ऐसा पॉइंट था जिस पर अगर श्रीलंकन टीम या उसके कुछ प्लेयर्स वापस चले जाते तो आप एतराज नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो पहले भी दहशतगर्दी का निशाना बन चुके हैं। लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स आप कहेंगे मोहसिन नकवी को इसमें क्रेडिट देना चाहिए, और खुद फील्ड मार्शल जो है आसिम मुनीर के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने श्रीलंकन वजीर दिफा से भी राब्ता किया और एक बहुत ही हाई लेवल पर जो है पाकिस्तान और श्रीलंका की गवर्नमेंट्स के दरमियान इस चीज पर उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया गया। फिर 1.5 घंटा तक मोहसिन नकवी खुद प्लेयर्स के साथ रहे, उन्हें यकीन दिलाया कि मैं वजीर दाखिला भी हूं, मैं खुद निगरानी करूंगा। सो इस पूरे मामले में अगर खुदा न खास्ता कोई प्लेयर वापस चले जाते और अगर ये टीम वापस चली जाती तो पाकिस्तान की क्रिकेट 15 साल पीछे वही 2009 वाली कंडीशन में होनी थी। और 2009 के वाकये के बाद हमें तकरीबन 5-6 साल लगे पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी की। सो ये एक बहुत सेंसिटिव मामला था।
और इसी सेंसिटिविटी को देखते हुए अब जो ट्राई नेशन का पाकिस्तान, जिसमें मेजबान है श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीम, तीनों ने जो है वो T20 टूर्नामेंट खेल रहा था और इसके आखिरी मैचेस जो थे वो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में थे। अब उनको भी रावलपिंडी के स्टेडियम में इसलिए शिफ्ट कर दिया गया कि सिक्योरिटी मेजर जो है उनको और ज्यादा फुल प्रूफ कर दिया जाए, क्योंकि टीम की मूवमेंट जो होती है, चाहे वो विद इन सिटी हो, चाहे वो एक शहर से दूसरे शहर में हो, वो ज्यादा सेंसिटिव होती है। तो इस सेंसिटिविटी को और ज्यादा जो है इस पर सिक्योरिटी इंतजाम किए गए और अब तमाम तर टूर्नामेंट जो है वो रावलपिंडी में होगा। और इस टूर्नामेंट की सिग्निफिकेंस जो है वो कई लिहाज से बहुत ज्यादा है। क्रिकेट के लिहाज से भी, पाकिस्तान के जो इलाकाई मामलात हैं उनके लिहाज से भी, और पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप आने वाले उसके लिहाज से भी।